हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनबी क्लासरूम। हम पढ़ रहे हैं पाठ 4 कार्बन एवं उसके यौगिक। आज हम इसका लास्ट पार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम एक टॉपिक साबुन और अपमार्जक और इसके अभ्यास प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आओ स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हम आज की क्लास और पढ़ते हैं साबुन और अपमार्जक। देखिए, हम नॉर्मल अपने घरों में साबुन यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, तो हम इसके फिजिकल स्ट्रक्चर से तो परिचित है कि कैसे साबुन काम करता है। ठीक है, रगड़ते हैं, झाग उत्पन्न करता है, या डिटर्जेंट है वो कपड़ों के लिए डालते हैं तो वो कैसे मैल को निकालता है ना। इतना हम जानते हैं कि हाँ, ये साफ़ सफाई के लिए यूज़ किया जाता है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, किससे ये बनता है, ये तेल के अंदर, मैल के अंदर, कपड़ों के अंदर काम कैसे करता है, तो वो हम अभी पढ़ेंगे। तो देखिए, साबुन क्या होते हैं कि साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। अब आपको याद आ रहा होगा, लास्ट क्लास में हमने एस्टरीकरण रिएक्शन की थी। एस्टर बनता है, एस्टर से आगे क्या कन्वर्ट होता है, सोडियम एसीटेट बनता है ना। क्या था उसका सूत्र, CH3COONA। तो COOH तो क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, लेकिन उसकी जगह क्या जुड़ जाता है, सोडियम या पोटेशियम। तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। देखिए, इसके स्ट्रक्चर को इस प्रकार से दर्शाया गया है, और Na पॉजिटिव। देखिए, ये जो भाग है ना, ये इस प्रकार जिगजैग आकृति का है। ये कार्बन की श्रृंखला है, इसलिए लंबी श्रृंखला, इसलिए इसको जिगजैग रूप में शो कर दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए हम एक जनरल स्ट्रक्चर को लेते हैं। अगर उसमें 5-10 कार्बन यू जुड़े हों तो उसको हम इस प्रकार से भी दर्शाते हैं कि हाँ, ये क्या है, जो कोने हैं ना, ये कोने, इन कोनों पे क्या जुड़े रहते हैं, कार्बन जुड़े हुए होते हैं। तो ये क्या होते हैं, इस प्रकार से साबुन का निर्माण करते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि साबुन काम कैसे करता है। देखिए स्टूडेंट, साबुन की सफाई प्रक्रिया। देखिए, जो भी कपड़ों पर मैल वगैरह जमता है वो थोड़ा सा ये चिपचिपाट है ना, तेलीय टाइप का सा होता है। और तेल हमें पता है पानी में घुलता नहीं है। आप तेल ले हो, तेल को पानी में डालो तो घुलेगा थोड़ी, नहीं घुलता है। तो जो हमने साबुन का ये स्ट्रक्चर पढ़ा है, इसमें देखिए ये जो भाग है ना, जो कार्बन वाला भाग है, ये क्या होता है, ये तेल के अंदर घुल जाता है। ठीक है, और ये जो आयन सोडियम वाला भाग है, ये जल में घुल जाता है। ठीक है, और एक स्ट्रक्चर तैयार करता है। देखिए, उसे बोलते हैं मिशेली संरचना। आप संरचना देख सकते हैं। देखिए, इस प्रकार का ये एक मिसेल बनाता है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, मिसेल संरचना। और जो देखिए कार्बन का जो भाग था, ठीक है, वो कहाँ है, उस तेल या उस बूंद की तरफ है। ठीक है, तेल की तरफ, मैल की तरफ है, वो उसमें मैल में घुल जाएगा और उसके बाद इस प्रकार का मिसेल बना लेगा और उसको क्या कर लेगा, कपड़े से बाहर की तरफ खींच लेगा। ठीक है, समझ में आया। हम एक बार पढ़ते हैं, फिर अपन इसको डायग्राम से अध्ययन करेंगे। देखिए कि अधिकांश मैल तेलीय होते हैं और तेल पानी में अघुलनशील है। साबुन का आयनिक भाग जल में घुल जाता है, जबकि कार्बन श्रृंखला तेल में घुल जाती है। साबुन के अणु मिशेल संरचना तैयार करते हैं, जहां अणु का एक सिरा तेल कण की ओर और आयनिक सिरा बाहर की ओर होता है। इससे पानी में इमल्सन बनता है और इस प्रकार साबुन का मिशेल मैल को पानी में घुलाने में मदद करता है और हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं। सिंपल एक डायग्राम से समझिए। देखिए, हमने जैसे ही साबुन लिया, उसको अप्लाई किया किसी कपड़े पर, ठीक है, मैल वाले कपड़े पर, तो जो कार्बन श्रृंखला थी वो उस तेल में घुल गई है ना, जो मैल था मैल में घुल गई और मैल के बाहर एक परत बना ली और वो घुल जाएगा और वो उस कपड़े से बाहर आ जाएगा और कपड़े क्या हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। देखिए कि साबुन के जो दोनों सिरे हैं ना, इनको जल रागी और जल विरागी भी कहा जाता है। ठीक है, जो साबुन की जो स्ट्रक्चर है ना, उसके अंदर जो सोडियम होता है ना, ये जो सोडियम होता है इसको कहा जाता है जल रागी सिरा, यानी जल में घुलने वाला। और ये कार्बोहाइड्रेट वाला समूह है, इसको कहा जाता है जल विरागी समूह है। अब क्या होता है कि जैसे ही अपने साबुन पे अप्लाई करते हैं तो जो जल विरागी सिरा है ना, जो यानी ये कार्बन वाला सिरा, वो उस मैल पे चिपक जाएगा। देखो आप चित्र में देख सकते हो, इस प्रकार से देखिए, मैल के बाहर आके चिपक गया, गोल संरचना बना ली। अब बाहर का साइड घुल जाएगा तो घुल करके उस कपड़े में से मैल जो है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ आया आपको साबुन
किस प्रकार से कार्य करता है। अब देखिए क्या होता है कि हमने नोटिस भी किया होगा ये चीज़ कि कई बार तो साबुन अपन कपड़ों पे अप्लाई करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, बहुत अच्छे झाग आते हैं। कई बार वो उतना अच्छा झाग नहीं देती है, तो वो किस कारण से होता है? वो होता है कठोर जल के कारण। ठीक है, पानी जो है वो पानी में कई बार क्या होता है, अशुद्धियाँ ज़्यादा अधिक आ जाती है, तो इसलिए साबुन उस जल के साथ अच्छे से रिएक्ट नहीं कर पाता, अच्छा रिजल्ट नहीं देता। तो देखिए कठोर जल क्या होता है? ऐसा जल जिसमें कैल्शियम व मैग्नीशियम लवण घुले रहते हैं, कठोर जल कहलाता है। साबुन कठोर जल के साथ अच्छे परिणाम नहीं देता है। क्यों नहीं देता? क्योंकि साबुन इन कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों के साथ में क्रिया नहीं कर पाता है, उस जल के साथ में अच्छे प्रकार से झाग नहीं दे पाता। ठीक है, एक बार अप्लाई करोगे तो कठोर जल की थोड़ा नॉर्मल होगा, तो अपने को साबुन ज़्यादा बार बार अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इस सिचुएशन से बचने के लिए यूज़ किया जाता है डिटर्जेंट या अपमार्जक। तो देखिए अपमार्जक क्या होते हैं कि ये लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनियम व सल्फोनेट लवण होते हैं। साबुन क्या थे? सोडियम और पोटेशियम लवण। ठीक है, ये जो ग्रुप था इसकी जगह साबुन में क्या होता है? सोडियम या पोटेशियम होता है, जबकि अपमार्जक में क्या होता है? अमोनियम। ठीक है, NH3 वाला, या फिर ये सल्फोनेट लवण होता है। इन यौगिकों का आवेशित सिरा कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम व मैग्नीशियम आयनों के साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाते हैं और कठोर जल में भी प्रभावी बने रहते हैं। ठीक है, ये जो है ना, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ क्रिया नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे अपन कई बार साबुन देखते हैं ना, साबुन कपड़े के लगाते हैं तो साबुन का यूँ वाइट अलग सा मैल सा निकल जाता है, लेकिन अपमार्जक में ऐसा सिस्टम नहीं होता, क्योंकि साबुन तो क्या करेगी, जो कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम था उसके साथ में रिएक्शन करेगी और एक वो अजीब सी फोम सा पदार्थ बना देती है। ठीक है, झाग नहीं होता है, वो एक अजीब सा फोम सा होता है। लेकिन अपमार्जक जो है वो ये चीज़ नहीं बनाता। ये चीज़ नहीं बनेगी तो कपड़े ऑटोमेटिकली अच्छे तरीके से साफ होते ही चले जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था साबुन और अपमार्जक। नेक्स्ट अब हम इसके अभ्यास प्रश्नों को कवर कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्या है कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें ये पूछ रहा है सहसंयोजक कितने होंगे। हम C2H6 की संरचना बना लेते हैं। देखिए 2 कार्बन है, ठीक है, 6 हाइड्रोजन जुड़े, तो देखिए 1 2 3 4 5 और 6। तो अब हमें इसमें सहसंयोजक बंध गिनने हैं। तो देखिए एक तो कार्बन कार्बन के बीच में एक, ये हाइड्रोजन के साथ में बनेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और 1 7, तो कितने आबंध हो जाएंगे इसमें? 7 सहसंयोजी आबंध हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ब्यूटेनोन चतुकार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है कौन सा है। देखिए ब्यूटेनोन की हम अगर संरचना को बनाएं तो वो संरचना किस प्रकार से होगी? इस प्रकार से। ठीक है, तो कौन सा प्रकार्यात्मक समूह है जिसका अनुलग्न क्या होता है? ओन होता है, तो वो कौन सा होता है? कीटोन का। तो इसमें कौन सा प्रकार्यात्मक समूह हो जाएगा? कीटोन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कि खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है, देखिए आप खाना बनाते हैं तो बर्तन बाहर से काला होना लग रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि इसका क्या रीजन हो जाएगा कि ईंधन जो है वो अच्छे तरीके से जल नहीं पा रहा है, यानी उसमें कोई ना कोई अशुद्धि मिश्रित रह रही है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखिए कि CH3Cl क्लोरोमेथेन है, इसमें आबंध निर्माण का उपयोग कर सहसंयोजक आबंध की प्रकृति को समझाइए। क्लोरोमेथेन की संरचना इस प्रकार से, 3 बंध कहाँ से पूरे हो रहे हैं? हाइड्रोजन से, एक में कहाँ जुड़ा हुआ है? क्लोरीन। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आप देख सकते हो, जैसे क्लोरीन के साथ में साझा एक इलेक्ट्रॉन का हाइड्रोजन के साथ में, और इस प्रकार से क्लोरीन का विन्यास जानते हैं, तो क्लोरीन को भी क्या चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन का साझा चाहिए, वो इस प्रकार से हो जाता है। व्याख्या देखिए आप इसको, ठीक है, प्रकृति पूछ रहे हैं ना हमसे, तो क्या हो जाएगी? देखिए कि 3 हाइड्रोजन परमाणु कार्बन के एक परमाणु के साथ संयोजक आबंध से जुड़े है ना, और इसी प्रकार कार्बन और क्लोरीन के बीच में भी क्या है? एक सहसंयोजक आबंध है। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से
क्लोरोमेथेन के अंदर सहसंयोजी बंधों का निर्माण होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 5th क्वेश्चन। देखिए, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। देखिए, हमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जिनकी हमें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बतानी है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कौन सी होती है? जो हम साजे से दिखाते हैं ना, बॉन्ड से नहीं। बॉन्ड तो एक डैश लगा के दिखाते हैं, जो क्रॉस या डॉट आप जैसे भी दिखा सकते हैं उस प्रकार से। तो फर्स्ट हमें संरचना बनानी है एथेनोइक अम्ल की। तो एथेनोइक अम्ल में आप देख सकते हैं किस प्रकार से सहसंयोजक बंधों का निर्माण होता है। कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है इसमें? कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ओइक एसिड, है ना। तो इस प्रकार से देखिए इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों का साझा रहता है। नेक्स्ट देखते हैं H2S। H2S एक गैस होती है। इस गैस में देखिए इस प्रकार से हाइड्रोजन परमाणु और सल्फर के बीच में सहसंयोजी बंधों का निर्माण होता है। थर्ड हम देखते हैं प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन में देखिए कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? कीटोन ग्रुप। तो क्या संरचना रहती है? C डबल बॉन्ड O, यानी ऑक्सीजन के साथ में क्या रहता है? डबल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा रहता है और इस प्रकार से प्रोपेनॉन की संरचना होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्लोरीन। फ्लोरीन के देखिए 2 अणु इस प्रकार से जुड़े हुए रहते हैं, दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉनों का साझा इस तरीके से दिखाया जाता है। फ्लोरीन के अंदर भी देखिए फ्लोरीन उत्कृष्ट गैस विन्यास करने के लिए क्या करती है? एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा 5th क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ज्ञात करना। तो आप इनके डायग्राम यहाँ से बना सकते हैं और इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए, क्योंकि इनकी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको बंधों का निर्माण समझ में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट हम देखते हैं 6th क्वेश्चन। समजातीय श्रेणी क्या है? उदाहरण के साथ में समझाइए। हम इस क्वेश्चन को पहले भी कवर कर चुके हैं। ठीक है, ऐसे ग्रुप्स जिनके साथ में एक ही टाइप का क्रियात्मक समूह है जुड़ा हुआ हो। जैसे आप कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं इसमें। देखिए हर एक में किसकी वृद्धि हो रही है? CH2 की वृद्धि हो रही है। तो ये कौन से हो जाती है? समजातीय श्रेणी हो जाती है। हम इसका पहले भी उत्तर लिख चुके हैं, आपको दोबारा लिखने की वैसे आवश्यकता नहीं है और आप चाहो तो दोबारा लिख भी सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं 7th क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको 101% इसको अच्छे से कवर करना है। हम पूरी एक सेपरेट अलग वीडियो में एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन यहाँ ये हमसे क्या पूछ रहा है कि भौतिक गुण ले, रासायनिक गुण ले, अब इनमें अंतर करो, है ना। तो देखते हैं हम पहले भौतिक गुण के आधार पर। तो भौतिक गुण के आधार पर देखिए कि एथेनॉल की गंध एल्कोहली होती है। ठीक है, यानी जो हमें जो शराब होती है उस टाइप की सी गंध होती है वो इसके अंदर आती है, जबकि एथेनोइक अम्ल की गंध तीव्र होती है। यानी इस एथेनोइक अम्ल को अगर आप सूंघोगे तो वो नाक में यूँ चुभता हुआ सा प्रतीत होता है। ठीक है, तीव्र गंध होती है। सेकंड हम चर्चा कर ही चुके हैं, एथेनॉल का गलनांक 156 केल्विन होता है और एथेनोइक अम्ल का गलनांक कितना होता है? 290 केल्विन। इसीलिए क्या बोला जाता है इसको? बिल्कुल सही, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल, क्योंकि ये सर्दियों में जम जाता है। थर्ड देखिए, एथेनॉल का क्वथनांक 351 केल्विन होता है और एथेनोइक अम्ल का क्वथनांक 391 केल्विन होता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन इनके गलनांक में काफ़ी अधिक डिफरेंस है। तो ये था भौतिक गुण के आधार पर। नेक्स्ट हम देखते हैं रासायनिक गुण के आधार पर। रासायनिक गुण के आधार पर देखिए स्टूडेंट, एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल में अंतर। एथेनॉल जो होता है वो उदासीन प्रकृति का होता है, जबकि एथेनोइक अम्ल की प्रकृति अम्लीय है। उदासीन मतलब ये लिटमस पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। और एथेनोइक अम्ल क्या होगा? अम्लीय प्रकृति का। वैसे नाम में लग गया अम्ल, तो किस प्रकृति का? ये अम्लीय। और ये लिटमस पत्र को क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। देखिए एथेनॉल जो है वो कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन नहीं करता, यानी जो CO3 था या HCO3 था, इनसे एथेनॉल रिएक्ट नहीं करेगा। और जबकि हमें पता है कि एथेनोइक अम्ल है वो कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन कर क्या देता है? CO2 देता है और सोडियम एथेनोएट भी बनाता है। ठीक है स्टूडेंट, इसको अच्छे से आप ध्यान में रखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है।
मैंने यहाँ लगभग 2-3 अंतर यहाँ पे शामिल कर दिए हैं। अगर आपको और भी अंतर चाहिए इनके बीच में तो मैं एक टेबल शेयर कर रही हूँ। देखिए इस टेबल के अंदर इनके भौतिक और रासायनिक गुण के आधार पर और भी अंतर किए हुए हैं, तो आप इन्हें भी नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हम देखते हैं 8th क्वेश्चन। देखिए 8th क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिशेल का निर्माण क्यों होता है? क्या एथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में भी मिशेल का निर्माण होगा? मिशेल हमने पढ़ा था क्या होता है कि कार्बन जो भाग है वो तेल पे चिपक जाएगा और आयनिक भाग दूर हो जाएगा, तो इस प्रकार का एक संरचना बन जाएगी जिसे क्या कहते हैं? मिशेल। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि साबुन से तो मिशेल बनेगा, एथेनॉल जैसी चीज़ों का भी मिशेल बनेगा क्या? तो देखो साबुन को जल में डालते हैं तो मिशेल बनता है, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि साबुन में क्या होते हैं? 2 सिरे होते हैं, एक हाइड्रोकार्बन पुच्छ और एक ऋणात्मक सिरा। हमने संरचना पढ़ी थी ना, उसमें हम क्या देखा था कि साबुन क्या होती है? इस प्रकार की संरचना रहती है। पुच्छ जल विरोधी होती है और सिर जलरागी होता है। जैसे ये जल जैसे ध्रुवीय विलायक से क्रिया करता है तो इसका आयनिक सिरा जल के अंदर और पुच्छ जल के बाहर होती है और एक मिशेल की संरचना बन जाती है और उससे झाग भी बनते हैं। ठीक है, समझ में आया क्यों? क्योंकि इसमें भी क्या होता है? हाइड्रोकार्बन और एक नेगेटिव सिरा। जल भी क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव ध्रुवीय है, तो इस प्रकार की संरचना बन जाती है। लेकिन ध्यान रखिए एथेनॉल जो है वो ध्रुवीय विलायक नहीं है और इसीलिए क्या होता है? ये साबुन के साथ झाग नहीं बनाता है। मतलब आप इसको एथेनॉल को साबुन में डालोगे तो झाग नहीं बनेगा और ये मिशेल का निर्माण भी नहीं करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखना। देखिए 9th क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कार्बन और कार्बन के जो यौगिक हैं इनका अधिकतर उपयोग ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है? हमने पढ़ा था जैसे लकड़ी लेते हैं तो कार्बन की है, LPG गैस वगैरह है तो ईंधन के रूप में हमने काम में ले ली, कोयला पेट्रोलियम है तो भी हमने ईंधन। तो ऐसा क्या रीज़न हुआ कि हमने कार्बन को ही ज़्यादातर ईंधन के रूप में यूज़ किया? तो देखिए कि कार्बन को और या उसके यौगिक कोई भी हम कार्बनिक कंपाउंड लेते हैं उनको अगर हम दहन करते हैं तो ध्यान रखिए अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है। तो हो गया ना, अभी थोड़ी मात्रा लेंगे और बहुत अच्छी हमें हीट मिल जाएगी, तो इसलिए हम इसका यूज़ ईंधन के रूप में कर लेंगे। सेकंड इसका होता है कि इसका ज्वलन ताप भी नॉर्मल होता रहता है, तो इसलिए कार्बन और उसके यौगिक को ज़्यादातर ईंधनों के रूप में ही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन देखिए कि कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। हमने पढ़ा था कि कठोर जल में मैग्नीशियम और कैल्शियम लवण घुले रहते हैं तो साबुन बहुत अच्छे से झाग नहीं दे पाता है ना। इसका हम प्रोसेस पहले भी कवर कर चुके हैं। तो क्या होगा कि कठोर जल में कैल्शियम मैग्नीशियम लवण घुले रहते हैं तो साबुन के साथ में वो अच्छा रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, वो एक अवक्षेप सा बना देते हैं, अवसाद सा बना देते हैं, साबुन उसमें घुल नहीं पाती है, पानी में वो जम जाती है, ये अच्छे झाग नहीं दे पाता है। नेक्स्ट देखिए कि यदि आप लिटमस पत्र लाल और नीला लेओ से साबुन की जांच करो तो आपका प्रेक्षण क्या होगा? ये पूछना चाह रहा है, वैसे आपको समझ आ ही गया होगा। लिटमस पेपर लिया है, इसका मतलब क्या चेक करना चाह रहा है ये कि साबुन अम्ल है या क्षार है। समझ में आया ना? तो देखिए साबुन जो होती है वो क्षारीय नेचर की होती है, क्योंकि साबुन हमने पढ़ा ही है क्या होते हैं, ये सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। तो ये क्या करते हैं? क्षारीय नेचर को रखते हैं और लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। और अम्ल और क्षार में हमने पढ़ा ही था, अम्ल क्या करते हैं? नीले को लाल करते हैं और क्षार क्या करते हैं? लाल को नीला कर देते हैं। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन देखिए कि हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसके क्या औद्योगिक अनुप्रयोग हैं। मैंने आपको कहा था ये बहुत ही अच्छी रिएक्शन है और आपको याद रखनी है। तो वो क्या था? हाइड्रोजनीकरण में क्या होता है? निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से योग कर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या बनाते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं और यह क्रिया क्या कहलाती है? हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। यानी डबल बॉन्ड टूट करके किस में कन्वर्ट हो जाता है? सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। और औद्योगिक यूज़ क्या हो गया? ढेर सी बात है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में जो मार्केट में आते हैं ना,
अलग अलग प्रोडक्ट्स। तो वो तेल से घी बनाना, वो घी वाला घी नहीं होता है जो गाय और ये वाला होता है, जो डिब्बा बंद लाते हैं कईयों, जो वनस्पति घी के नाम से आते हैं, वो क्या होते हैं, वो इस तेल से ही बनाए जाते हैं। ध्यान रखिए, इस वनस्पति तेल की बजाय उस वनस्पति घी को खाना सेहत के लिए बहुत अधिक हानिकारक है। ठीक है, आप इस तेल का यूज़ कर सकते हैं लेकिन उस घी का यूज़ मत करिए। देसी घी है भैंस गाय का, वो आप अच्छे से खा सकते हैं, लेकिन वनस्पति घी का यूज़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दिए गए हाइड्रोकार्बन कौन कौन से दे रखे हैं। देखिए C2H6, C3H8, C3H6, C2H2 और CH4 किसमें संकलन अभिक्रिया होती है। तो हमें पता है कि संकलन अभिक्रिया यानी युगात्मक संकलन अभिक्रिया है वो कौन से हाइड्रोकार्बन में होती है, असंतृप्त। असंतृप्त मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले में, संतृप्त में संकलन अभिक्रिया नहीं होती है। ठीक है, इस पॉइंट को आप नोट कर लेना कि संकलन अभिक्रिया किस में रहेगी, जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड रहेंगे। तो हम इनकी संरचनाओं को खुल करके लिख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, हमने खुल करके संरचना लिख ली है। C2H6 की संरचना इस प्रकार से, सारे बॉन्ड सिंगल है तो ये क्या है, एथेन। सेकंड C3H8 देखिए 3 कार्बन है तो मेथ एथ प्रोप, सारे बंद सिंगल है तो प्रोपेन। थर्ड हम देखते हैं, देखिए 3 कार्बन है 1 डबल बॉन्ड है तो मेथ एथ प्रोप, डबल बॉन्ड वाला इन, प्रोपीन। C2H2 देखते हैं डबल बॉन्ड है 2 कार्बन है तो एथीन। लास्ट CH4 हमें पता है मेथेन। तो आप बताएंगे किस में हो सकती है, C3H6 में हो सकती है और C2H2 में, क्योंकि इनके अंदर ही क्या है, डबल बॉन्ड है। तो देखिए इस प्रकार C2H2 व C3H6 में संकलन अभिक्रिया होगी क्योंकि यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन देखिए कि मक्खन व खाना बनाने वाले तेल के बीच रासायनिक अंतर समझने के लिए एक परीक्षण बताइए। यानी मक्खन जो था और जो ये खाना बनाने वाला तेल, वनस्पति तेल होता है, वेजिटेबल ऑयल जिसको बोलते हैं, उनके बीच में कैसे डिफरेंस हम कर सकते हैं। देखिए मक्खन जो होता है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है और तेल असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। हमने भी पढ़ा ही था कि तेल क्या होते हैं, लंबी चैन वाले असंतृप्त, ठीक है, डबल बॉन्ड की संरचना वाले होते हैं, जबकि मक्खन क्या होता है, सिंगल बॉन्ड वाली लंबी चैन होती है। इनका देखिए अंतर टेस्ट कैसे करते हैं कि मक्खन और तेल को गर्म करते हैं और कुछ बूंद ब्रोमीन जल की डालते हैं। ठीक है, आपने 2 परखनली लेनी है, एक में मक्खन लेना है, एक में तेल लेना है, दोनों को गर्म करना है। जैसे ही क्या करोगे आप उसमें ब्रोमीन जल, ठीक है, ब्रोमीन जल ब्राउन से ऐसे अलग से कलर का होता है, उसको आप डालते हो तो तेल वाली में क्या होता है, ब्रोमीन जल का रंग उड़ जाता है। जैसे आप किसी चीज़ को, आप जैसे शरबत होता है पानी में घोलते तो शरबत पिंक हो जाता है ना, ऐसे ही देखिए ब्रोमीन जल को अगर हम तेल वाले में घोलेंगे तो उसका रंग नहीं आएगा, ठीक है, वैसे ही पड़ा रहेगा। जबकि मक्खन वाले में डालोगे ना तो ब्रोमीन जल का रंग नहीं उड़ेगा। तो इससे हम उसकी पहचान कर सकते हैं कि कौन सा तेल है, कौन सा मक्खन है। कैसे करेंगे, इसे बोला जाता है ब्रोमीन जल परीक्षण। ठीक है, आप परखनली में देख सकते हो, अगर मक्खन होगा तो वो इस प्रकार का उसमें घुल जाएगा, उसका कलर आ जाएगा, और तेल में उसका कलर नहीं आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। देखिए साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। यह क्वेश्चन तो हम पहले कवर कर चुके हैं। ठीक है, इसका उत्तर आप वहाँ से देख करके नोट कर सकते हैं कि कैसे मिशेल बनता है, कैसे जलरागी जलविरागी सिरे होते हैं और सफाई हो जाती है। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा चैप्टर 4 कार्बन हैम उसके यौगिक। इसके हमने अभ्यास प्रश्न भी कवर किए, कुछ अच्छे क्वेश्चन थे जो आपको ध्यान में भी रखने हैं और IUPAC को भी बहुत अच्छे से इसके अंदर कवर करना है। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे आगे का चैप्टर। तो फिर मिलते हैं स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।